Okay, so just give me a minute to share my screen. I'm audible? मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो अभी तक हम लोगों ने अपने जो सिस्टम डिजाइन का कोर्स था उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे। साथ में हम लोग केस स्टडीज को देखते होंगे। हम लोग ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह की केस स्टडीज को देखा, गूगल सर्च वगैरह की केस स्टडीज को देखा, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखा कि हाउ लोड बैलेंसिंग एंड ऑल अदर कॉन्सेप्ट्स आर वर्किंग। और उसके अलावा हम लोगों ने अब इस टाइम पेपर सेशन के लास्ट के अंदर वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज दैट हम लोग जो है ना इसके अंदर कवर कर रहे होंगे कि हम just आई एम बैक। तो हम लोगों ने सिस्टम डिजाइन के जो अपना सिस्टम डिजाइन के कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस इस मीटिंग के अंदर खत्म कर रहे होंगे। लास्ट टाइम के ऊपर हम लोगों ने सिस्टम डिजाइन के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। हम लोग गीक्स फॉर गीक्स को यूज कर रहे हैं सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो लगभग 9 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम 10th क्वेश्चन से नेक्स्ट ना आगे मूव कर रहे होंगे। ओके, सो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कि व्हेन डिजाइनिंग अ डेटाबेस स्कीमा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट होता है अपने डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर हमारी जो मेन फोकस होता है वो होता है कि हम लोग अपनी रिडंडेंसी को खत्म करें और कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करें। ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है जो हमारा डेटा है वो स्टोर हो रहा हो इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, ताकि जो हमारी डेटाबेस है वो ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा इजियर हो। इसके नेक्स्ट हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं जो ज्यादा फेमस है। उसके अंदर हमारे पास आ जाती है 1NF, 2NNF एंड 3NNF। एंड 1NF जो है वो हमारे पास उसके अंदर हम लोग सादा नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिलेशंस को देख रहे होते हैं। सेकंड NF जो सी होती है उसके अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि हर एलिमेंट जो सा है वो एक नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स उसके साथ फंक्शनैलिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है ये नहीं कर रही। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो सा होता है वो हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर हम लोग ये चेक कर रहे होते हैं कि हमारी जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो फॉल कर रही है या नहीं कर रही। इसको अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा खोल के देखेंगे किस तरह वर्कआउट कर रहा होता है, तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा ऑन ओपन कर दिया है। दिस इज अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट इन दी database interviews, and every kind of software engineers, associate engineers, associate software quality assurance and AI engineering interviews के अंदर दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 1NF क्या होता है। 1NF के अंदर हम लोग के जो मेजर चीज होती है वो हम लोग इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारे जो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो ओनली एटॉमिक वैल्यूज को स्टोर कर रहे हो, मतलब उसके अंदर ज्यादा वैल्यूज ना हो। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज थी, हमारे पास आईडी था, नेम था। कोर्सेज के अंदर हम लोगों ने कहा था कि जो नेम ए वाला स्टूडेंट है उसने कोर्स 1 भी रजिस्टर किया हुआ है, कोर्स 2 भी रजिस्टर किया है। तो हमारे पास 1NF कहता है कि आपने इस तरह नहीं करना, आपने आईडीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब एक ID 1 नेम ए अगर हो, कोर्स इस एक उसका C1 के साथ होगा, एक C2 के साथ होगा। दोनों सेम कोर्सेज सेम टेबल सेम कॉलम के अंदर हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेजरली कॉन्सेप्ट है हमारा 1NF का। सेकंड NF को देखा जाए तो सेकंड NF के अंदर हमारे पास क्या होती है, हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी को सॉल्व कर रहे होते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्टाफ नंबर आ गया, स्टाफ नेम आ गया, पोजीशन आ गई, सैलरी आ गया। इसके अंदर जो हमारी चीज होती है वो ये होती है कि हमारे पास अ पार्शियल डिपेंडेंसी वुड अकर व्हेनेवर अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स डिपेंड फंक्शनैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ गिवन कैंडिडेट की। हमारे सिर्फ उस गिवन कैंडिडेट की के ऊपर कर रहा हो। इस रिलेशन के अंदर क्या है कि हमारा स्टाफ ब्रांच का टेबल है और हमारी फंक्शनल की डिपेंडेंसी किस तरह है कि स्टाफ नंबर और स्टाफ नेम ये दोनों लिंक है हमारे ब्रांच नंबर के साथ। इसका मतलब क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ स्टाफ नंबर एंड स्टाफ नेम डिटरमिन्स हम लोग किस तरह कर रहे हैं, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, ब्रांच नंबर के थ्रू। ब्रांच नंबर जो सी फंक्शनैलिटी वो डिपेंड कर रही है ऑन अ सबसेट ऑफ कॉम्पोजिट की। वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, मतलब ब्रांच नंबर जो सी है वो डिपेंड स्टाफ नंबर पे भी कर रही है, स्टाफ नेम पे भी कर रही है। अगर कोई एलिमेंट्स आपका दो चीजों पर डिपेंड कर रहा हो, एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, देखा जाए तो सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड करना चाहिए था, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी।
बिकॉज ब्रांच नंबर डिपेंड्स ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिट की। स्टाफ नंबर पे भी, स्टाफ नेम पे भी, एक एंटिटी, एक एंटायर की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने ऐसी चीजों को नहीं रखना। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि हम लोग टेबल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब स्टूडेंट नंबर को हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, कोर्स नंबर और कोर्स फी को हम लोगों ने इसको सेपरेट कर दिया। यहाँ पे एक सेकंड 2NF की एग्जांपल है, उसके अंदर ये बात बता रहा है कि हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमारे पास मैनी कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनकी सेम कोर्स की फीस है, लेकिन जो कोर्स की फीस है वो सिर्फ वही डिसाइड नहीं कर सकती कि हमारा कोर्स नंबर क्या होगा और उसके अंदर स्टूडेंट नंबर क्या होगा। कोर्स की फी और स्टूडेंट नंबर with the student number can't decide the value of course number। ये अगर हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट नंबर हो और कोर्स फी हो तब भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में द कैंडिडेट की फॉर दिस टेबल इज कि हम लोग स्टूडेंट नंबर को भी देखें, हम लोग कोर्स नंबर को भी देखें, क्योंकि इन दोनों के जो कम्बिनेशन होएगा स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप तो नहीं मिला हुआ, और उसका जो कोर्स है वो जो कोर्स ले रहा है, दोनों की बेसिस के ऊपर हम लोग डिसाइड कर रहे होंगे कि ये चीज हो रही है नहीं हो रही। तो ये हमारे पास 2NF के अंदर आ जाता है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे, इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम लोग इसको टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर का और कोर्स नंबर का और कोर्स फी का हम टेबल्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमारे इस तरह उसको ना हम लोग उसको लेके चल रहे हो। यहाँ पे कुछ और चीजें आ रही हैं, लेकिन हम लोग इसको ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसके अंदर बस ऊपर ऊपर से चीजें कवर आउट कर रहे हैं कि इस तरह वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है 3NF। 3NF हमारे पास क्या कहता है कि ये बिल्ड कर रहा होता है 1NF के ऊपर। ये सेकंड NF अगर है तो इसके ऊपर मतलब ऑटोमेटिकली इसके अंदर दोनों चीजें वो दोनों लाई कर रही होती हैं। और हम लोग इसके अंदर कह रहे होते हैं कि हम लोग इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को देख रहे हैं। मतलब इसके अंदर अगर ए बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो बी सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये लाइक अगर हम लोग इस अभी एग्जांपल को देखें, कैंडिडेट का हमारे पास टेबल है। कैंडिडेट नंबर जो है वो डिपेंड कर रहा है कैंडिडेट नेम के ऊपर। कैंडिडेट नंबर जो है वो डिपेंड कर रहा है कैंडिडेट की स्टेट के ऊपर भी। और कैंडिडेट की जो स्टेट है वो डिपेंड कर रही है कैंडिडेट की कंट्री के ऊपर। जो स्टेट होगी वही फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी कंट्री होगी ना। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, और फिर कैंडिडेट नंबर जो है वो इसका मतलब है इन्फ्लुएंस कर रहा है कैंडिडेट की एज के ऊपर। क्योंकि ये कैंडिडेट नंबर किसके ऊपर, कैंडिडेट नंबर और जो कैंडिडेट नेम थे ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। लाइक हमारे पास कैंडिडेट नंबर जो सा था डिपेंड कर रहा था कैंडिडेट नेम पे। कैंडिडेट नंबर जो सा था डिपेंड कर रहा था कैंडिडेट की स्टेट के ऊपर। और जो कैंडिडेट की स्टेट थी वो डिपेंड कर रही थी कैंडिडेट की कंट्री कौन सी है। और कैंडिडेट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैंडिडेट नंबर जो सा है ये डिपेंड कर रहा है कैंडिडेट की एज पे। तो ये बहुत ज्यादा ट्रांजिटिव है। हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, हम हमारी जो कैंडिडेट की होती है हम उसके अंदर उसको क्या लेके करते हैं, कैंडिडेट की फॉर द इस रिलेशन के लिए कि हमारे कैंडिडेट नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा हो ऑल एट्रीब्यूट्स के अंदर। सारी चीजें एक चीज के ऊपर डिपेंड कर रही हो, इस तरह के एक ट्रांजिटिव रिलेशन ना हो। तो हम लोग इसको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, टेबल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं अपने रिलेशनशिप को। लाइक यहाँ पे हमारा कैंडिडेट टेबल सेपरेट हम लोग कर देंगे, और यहाँ पे हमारा जो स्टेट कंट्री का टेबल है हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे। तो डेट्स ऑल हमारा, अगर देखा जाए तो ये नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हो रहा होता है। ये पूछ रहा है कि व्हेन डिजाइनिंग अ डेटाबेस स्कीमा व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। भाई सबसे बड़ा फायदा ये है कि डेटा जो रिडंडेंसी वाली प्रॉब्लम है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है। सेकंड, आपका जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि आपके जो डुप्लीकेट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर स्टोरेज के अंदर नहीं रहते। और आपस में रिलेशन बहुत ज्यादा क्लियर होता है। जिस तरह हम लोगों ने देखा है कि अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का रिलेशन है, हम लोग टेबल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3NF के अंदर और 2NF के अंदर, मल्टीपल चीजें चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। और इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग, यहाँ पे बस उसी की एक एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डू यू डिजाइन एन एफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर अ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन एंड एफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटर। अच्छा, यहाँ पे उसने क्या बात कही है कि आप एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप लॉगिंग को और मॉनिटरिंग को मैनेज कर रहे हो, आप इस तरह की एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को कैसे डिजाइन करेंगे। तो एन एफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इंश्योर ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन बाय कैप्चरिंग लॉग्स, मैट्रिक्स, अलर्ट्स इन स्ट्रक्चर एंड सेंट्रलाइज्ड वे। कि हम लोग जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी चीजें मॉनिटर कर रहे हो, हम उसकी मैट्रिसेस को एक स्ट्रक्चर, एक सेंट्रलाइज्ड वे के अंदर मैनेज कर रहे हो। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे डिबगिंग के इश्यूज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हम लोगों ने पहले से मॉनिटर किया होगा कि फलानी जगह के ऊपर मसला आ सकता है, हम लोग यहाँ तक कोड से पास हो चुके हैं, यहाँ तक हमारे कोड ने प्रोसेस कर लिया, यहाँ से आगे रहता है। हम लोग ट्रैक कर पाएंगे परफॉर्मेंस को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एक सेंट्रलाइज वे से ना अपनी देख सकते हैं, बेटरली ट्रेस कर सकते हैं।
और हम लोगों का एक डैशबोर्ड होएगा और एक अलर्टिंग सिस्टम होएगा जिससे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि सीपीयू की यूजेज कितनी हुई है, थोड़ी ज्यादा यूजेज तो नहीं होगी, लेटेंसी किस तरह की, एरर्स क्या क्या आ रहे हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे इन अ माइक्रो सर्विस बेस्ड सिस्टम, ईच सर्विस logs event with correlation ID which is then used tools like, हमारे पास स्टैक होता है या ग्राफाना को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। और ये इन सब टूल्स के थ्रू हम लोग देख रहे होते हैं कैसे डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट मेथड्स आपस में लिंक हैं। और एंड टू एंड हम लोग का ना मॉनिटर हम लोग कर पा रहे हैं सिस्टम को। थोड़ा सा अगर किसी को माइक्रो सर्विसेज बेस्ड सिस्टम के बारे में नहीं पता, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इसके वेरी फेमस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले इसको सिस्टम डिजाइन में कवर किया हुआ है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। माइक्रो सर्विसेज सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि हम लोग एक बड़े सारे सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज के अंदर ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसको थोड़ा और देखते हैं कि आप हमारे पास माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज होती हैं, उनको सेपरेटली बिल्ड भी किया जा रहा है, उनको डिप्लॉय भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ बिल्ड किया जा रहा है, सेपरेट डिप्लॉय भी किया जा रहा है, बिल्कुल सेम डिफरेंट एनवायरमेंट में। मतलब मान लो कि एक को एज्योर में किया जा रहा है, एक को एडब्ल्यूएस के अंदर किया जा रहा है, और हर एक को अपना सेपरेट एक बिजनेस फंक्शन है। और यहाँ पे हमारी स्प्रिंग बूट हमारे पास एक टेक्निक है हमारी, जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, ये थोड़ी इसकी डेवलपमेंट को ज्यादा आसान बना देती है। और हमारे पास एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज के अंदर हम लोग बैंकिंग सिस्टम के अंदर, ई कॉमर्स वगैरह के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अंदर थोड़ी और एग्जांपल भी हैं कि हमारे पास हम लोग डिफरेंट पर्टिकुलर बिजनेस फीचर्स को, लाइक ऑथेंटिकेशन को सेपरेट कर दिया है, सर्विस को हम लोगों ने सेपरेट कर दिया है, हम लोग उसके थ्रू कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं कि हमारे पास एक मोबाइल ऐप और एक ब्राउजर ऐप है। कोई भी हम लोग एक सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास एक मोबाइल ऐप भी है, उसके अंदर हमारे पास एक ब्राउजर ऐप भी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे रेस्ट एपीआई के थ्रू ना इसको आपस में ना कनेक्ट किया हुआ है माइक्रो सर्विस के थ्रू ना। हम लोगों ने इसको डिफरेंट जगह पे डिप्लॉय किया हुआ पूरे अकाउंट की सर्विस को। अकाउंट की डीबी भी सेपरेट है, इन्वेंट्री की डीबी भी सेपरेट है, और इन्वेंट्री की सर्विस डिफरेंट जगह के ऊपर मौजूद है, शिपिंग की डेटाबेस भी सेपरेट है। हमने इन डिफरेंट डेटाबेसेस को रेस्ट एपीआई के थ्रू आपस में कनेक्ट किया हुआ है। इसके थ्रू हम लोग अपने ब्राउजर के अंदर और अपने जो है हमारे पास मोबाइल ऐप है, दोनों के अंदर इन दोनों को यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर और मजीद चीजें आ जाती हैं। बाकी अगर देखा जाए तो माइक्रो सर्विसेज इसी तरह की होती हैं हमारे पास। और इसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि हम लोग माइक्रो सर्विसेज के को अच्छे तरीके से, हमारे पास ना एक माइक्रो सर्विस बेस्ड सिस्टम है, और उसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास हर सर्विस है ना, उसके अंदर लोग इवेंट्स को हम लोगों ने एक प्रॉपर कोरिलेशन के आईडी के साथ सेट किया हुआ है। हमें बताया हुआ कि भाई इस, एक ये वाली हमारी ऊपर वाली एग्जांपल थी ना, उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज हैं, बहुत सारे डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। हमने उन सिस्टम के अंदर हर सिस्टम की सेपरेटली उसके लोग्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग टूल्स लाइक स्टैक और ग्राफाना को यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग इसको ट्रैक कर रहे होते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मसले आ रहे हैं, इसके अंदर एरर्स कौन से आ रहे हैं, इसके अंदर लॉग्स कौन से आ रहे हैं, इसके अंदर लॉग्स कौन से आ रहे हैं। और एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू हम लोग सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। तो ज्यादातर हम लोग इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड वे के अंदर ना लेके चल जा रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइट कपलिंग and why should it be avoided in the low level design? It's a very excellent question, very famous question. लो लेवल डिजाइन हमारे पास क्या होता है, लो लेवल डिजाइन है जो हम लोग कोड कर रहे होते हैं, हमारी क्लास का स्ट्रक्चर क्या होएगा, ये सारी चीजें। टाइट कपलिंग क्या होती है, कपल मतलब एक चीज एक दूसरी चीज के ऊपर कितने हद तक डिपेंड कर रही है। टाइट कपलिंग अकर होती है जब हमारे पास क्लासेस या मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब मैं एक क्लास का, क्लास ए है, वो क्लास बी का ऑब्जेक्ट यूज कर रही है, और अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट बी को हम लोग अपना इनिशियलाइज और सेटअप नहीं करते, तब तक हमारी जो क्लास ए है वो रन ही नहीं हो सकती। तो इट्स अ वेरी टाइट कपलिंग। अगर हम एक क्लास के अंदर चेंज करते हैं तो क्लास बी के ऊपर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होएगा। इससे क्या होता है कि हमारी जो मॉडिफाइबिलिटी की कैपेबिलिटी है, हम लोग कितना ज्यादा अपने कोड को चेंज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर कोई नया बंदा आता है, वो एक क्लास में चेंज करता है, तो उसका सारे का सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो सकता है। तो इधर हम अगर बात कर रहे हैं कि टाइट कपलिंग क्या करती है जनाब, ये कहती है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है क्लासेस एक दूसरे के ऊपर, हम लोग एक चीज में चेंजेस करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है सिस्टम को दोबारा फिर चेंज करना, जिसकी वजह से हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सिस्टम की, वो खराब हो जाती है। मतलब अगर मुझे एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सिस्टम है, उसके अंदर ही मैं चाह रही हूँ कि यार पहले मेरे पास ना, मतलब नर्सेस वगैरह के लिए ना ऐसा हॉस्टल नहीं था, मैं नर्सेस के लिए हॉस्टल भी ऐड कर दूं, डॉक्टर्स के लिए मैंने सेपरेट हाउसिंग की स्कीम अंदर में ऐड कर दूं, तो मेरे लिए बहुत इजीली कोई भी मॉड्यूल को ऐड करना हो, मुझे बहुत ज्यादा उसके लिए एफर्ट पुट करना पड़े। लेकिन अगर आपके बिल्कुल क्लासेस सेपरेट है तो बहुत मुश्किल होगा एक नई क्लासेस को, एक नई फंक्शनैलिटी को पुराने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना।
तो हमारे पास एलएलडी क्या करती है, हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम लोग मेंटेनेबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को, टेस्टेबिलिटी को इंप्रूव कर पाए। टाइट कपलिंग क्या करती है, हमारे जो कोड होता है उसको हम लोग हार्डर कर देते हैं, मॉडिफाई करना और यूज करना और यूनिट टेस्ट वगैरह करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे पास हम लोग इंटरफेसेस वगैरह को, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था, इंटरफेसेस को, एब्स्ट्रैक्शन को, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। तो ये सारी चीजें ना लाइक कपलिंग को हमारे बहुत स्मूथ बना देती है। हम लोग सादा इंटरफेस बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग लाइक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को भी यूज कर रहे थे कि अगर हमारे पास फलानी क्लास आ रही है तो हम तुमने इस स्पेसिफिक तरह का बिहेवियर शो करवाना है। तो ये इससे क्या हो जाता है कि आपकी कपलिंग डिपेंड कर रही होती है कि आपकी इनपुट क्या है। आप बहुत ज्यादा टाइटली एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। लाइक इफ अ पेमेंट सर्विस डायरेक्टली क्रिएट अ पेपर ऑब्जेक्ट इंटरनली, भाई हम लोग एक पेमेंट सर्विस बनाते हैं, हमारी एक क्लास है, हम उसके अंदर कह रहे हैं कि भाई तुमने जब भी यूज करना है तुमने पे पैल के ऑब्जेक्ट को यूज करना है। लेकिन अगर हम लोग चाहना चाह रहे हैं कि हम लोग जैस कैश को, इजी पैसा को, मीजान बैंक को, डिफरेंट एप्लीकेशंस को मजीद ऐड करें तो हमारी सर्विस मॉड्यूल को हमें बहुत ज्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी, हम बहुत इजीली इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर डिजाइन पैटर्न्स। डिजाइन पैटर्न्स क्या होता है? डिजाइन पैटर्न इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। डिजाइन पैटर्न्स और मतलब ये है क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये होते क्या है। हम किसी भी फील्ड के अंदर है ना, हर फील्ड को या हर चीज को विन करने का रास्ता ये होता है कि हर चीज का ना एक पैटर्न होता है, आपको पैटर्न समझ लग जाए। लाइक हम लोग लीड कोड कर रहे होते हैं, लीड कोड के अंदर मेजर चीज जो हम लोग देख रहे होते हैं ना, हम लोग पैटर्न्स को मैच कर रहे होते हैं, कौन सा पैटर्न इस क्वेश्चन पे लगेगा। असल में जो पैटर्न्स आपके पास मौजूद हो उनको जब आप मैच करने वाला प्रोसेस करते हो ना, तो आपको कोई भी सिस्टम, आप कुछ भी बना रहे हो, बहुत ज्यादा एफिशिएंट, फास्ट और ज्यादा आपके लिए ना फायदेमंद होता है। तो डिजाइन पैटर्न भी ऐसा हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है, एक रीयूजेबल सॉल्यूशंस है। लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की कि यार हमारी कोडिंग के ऊपर या हमारी जब इस तरह की कोई स्पेसिफिक किस्म की एप्लीकेशन होती है, बैंकिंग एप्लीकेशन होती है, कोई भी किसी भी किस्म की एप्लीकेशन होती है, स्टार्टअप की कोई एप्लीकेशन है, हम लोगों को ये स्पेसिफिक मसले आते हैं और यही यही कॉमन मसले आ रहे होते हैं। हम उन चीजों को अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन से कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम लोग इसके अंदर एक प्रूवन वे का, हम लोग को एक स्ट्रक्चर्ड वे दी जाती है जिससे हम लोग कोड को डिजाइन कर रहे होते हैं, ज्यादा हम लोग इजीली उनको इसको मेंटेन कर पाए। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इससे क्या होता है कि डेवलपर जो सा है ना, जब वो कोई सिस्टम बनाने लगता है, एक डेवलपर ने अपने 20 साल लगाए हुए हैं कि यार ये वाला सिस्टम हमेशा वर्क करता है अगर आपकी एप्लीकेशन इस लेवल की हो, या लाइक सपोज 1 मिलियन उसके अंदर यूजर्स हो, वो बैंकिंग एप्लीकेशन हो या हेल्थ केयर एप्लीकेशन हो, तो आपका इस तरह का डिजाइन होना चाहिए सिस्टम का। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि आप ऑलरेडी बिल्ट इन सिस्टम को एक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल वे से यूज कर पाए। आपके पास एक कॉमन डिजाइन लैंग्वेज होती है जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंप्रूव हो जाती है, सारी दुनिया के डेवलपर्स को इसका पता होता है। हम लोगों की मेंटेनेबिलिटी को, स्केलेबिलिटी बहुत इजीली हो जाती है। लाइक हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेथड्स आ जाते हैं। हम लोग ना थोड़े से मेथड्स के ऊपर बात भी कर लेते हैं कि मेथड्स हमारे पास किस तरह के होते हैं। लेकिन अभी के लिए ये है कि हम लोग ना फैक्ट्री मेथड हमारे पास एक होता है, पैटर्न होता है जिसके अंदर हम लोग ना पेमेंट सिस्टम को अलो कर रहे होते हैं कि एप्लीकेशन उनसी है ना वो डिफरेंट पेमेंट मेथड्स बनाए। लाइक आपने अगर कोई जल्दी से आपने ऐड करना है, आप चाह रहे हो वॉलेट हमारे पास हो, हमारे पास इजी पैसा हो, हमारे पास जैस कैश हो, हमारे पास डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हो, हमारे पास बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू हो, तो हम लोगों को पूरी बिजनेस लॉजिक को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ एक अंदर उसके अंदर क्लास ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा काम। हम थोड़ी डिजाइन पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं कि डिजाइन पैटर्न क्या होता है। डिजाइन पैटर्न हमारे पास क्या होता है, डिजाइन पैटर्न हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिजाइन पैटर्न हमारे पास क्या है, एक रीयूजेबल सोल्यूशन होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये क्या करता है, ये हमारे कोड के स्ट्रक्चर को, फ्लेक्सिबिलिटी को और मेंटेनेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और ये प्रोवाइड करता है हमारे पास एक टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन किस तरह करनी है, हमने अपना इंटरेक्शन किस तरह करना है, हमने आर्किटेक्चर किस तरह का बनाना है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न्स आ जाती हैं। डिजाइन पैटर्न की हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास जो है स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स आ जाते हैं, हमारे पास बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स आ जाते हैं। ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं सिंगलेटन पैटर्न आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न आ जाता है, फैक्ट्री पैटर्न आ जाता है, प्रोटोटाइप पैटर्न आ जाता है, बिल्ट इन पैटर्न आ जाता है। ये सारे पैटर्न हमारे पास ना आ रहे होते हैं। अब हम इनको सॉल्व किस तरह कर रहे हैं, ये वर्कआउट किस तरह करते हैं, हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स भी हमारे पास होते हैं, हमारे पास बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स भी हैं। और हमारे पास एप्लीकेशन का जो डिजाइन पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं कि हम लोग किस तरह का अपना सिस्टम बना रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अपने डिजाइन पैटर्न्स हैं। तो अभी हम इसको दोबारा फिर मूव करते हैं
हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिजाइन पैटर्न आ जाते हैं, सिंगलेटन पैटर्न आ जाता है। लाइक अगर मैं इसे चैट जीपीटी से मैं कहती हूँ एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट डिजाइन पैटर्न, ये मैं थोड़ा जल्दी लिखूँ के लिए बता देगा। अच्छा, हमारे पास ना देखा जाए तो हमारे पास ना एक डिजाइन पैटर्न्स का एक चीज है, उसको कैटेगरीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं गैंग ऑफ फोर। गैंग ऑफ फोर के अंदर हमारे पास क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियर डिजाइन पैटर्न होते हैं। अब जो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करना। स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि ऑब्जेक्ट की कॉम्पोजिशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं। एंड कॉम्पोजिशन जो उनसे बिहेवियरल है वो हमारी कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। सिंगलेटन में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास ओनली एक इंस्टेंस होता है वो क्लास का जो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, हमारे पास हम लोग सिर्फ एक ही हमारे पास इंस्टेंस है, हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है। फैक्ट्री मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्सपोजिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक। हम लोग ऑब्जेक्ट की क्रिएशन लॉजिक नहीं बताते कि कार इज इक्वल टू कार है, हम लोग बता देते हैं कि यार व्हीकल डॉट फैक्ट्री है, डॉट क्रिएट करो कार, इनपुट के अकॉर्डिंग ना तुम मतलब डिसाइड करो। एज सच कोई और चीज नहीं है। और हमारे पास एक वेबसाइट होती है refactoringguru.com की, इसके ऊपर काफी सारे आपको ना अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएंगे कि आप डिजाइन पैटर्न को ना किस तरह सॉल्व करते हैं। बट ओवरऑल हमारे पास ना यही होता है, हमारे पास बिल्डन पैटर्न आ जाते हैं। और उसके अलावा जो सा है ना वो हमारे पास एसक्यूएल की क्वेरीज आ जाती हैं, प्रोटोटाइप पैटर्न्स आ जाते हैं कि हम लोग क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने को स्क्रैच से बजाय हम लोग एक एग्जिस्टिंग वन को हम लोग ना कॉपी कर रहे हैं, हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं। हम लोग के पास पहले ही कोई क्लास बनी हुई थी, हम लोगों ने इसका क्लोन यूज कर लिया। अडेप्टर मेथड आ जाता है, डेकोरेटर मेथड आ जाता है। एक डिफरेंट मेथड्स हैं, ये आप डिफरेंट मेथड्स देख सकते हैं, डिपेंड्स करता है हमारे क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मतलब सिंगलेटन थोड़ा ज्यादा अगर आपका कैशे वगैरह के लिए लोग यूज कर रहे होते हैं। फैक्ट्री हम लोग ऑब्जेक्ट्स को डायनामिकली क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। बिल्डर जो है वो ऑब्जेक्ट को ऑप्शनल पैरामीटर्स के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। फसाद हमारी सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स एपीआईज को। प्रॉक्सी हमारी कैशिंग के लिए, लेजी लोडिंग के लिए, कमांड के लिए, रीडू अंडू वगैरह के लिए, इनके लिए यूज किया जाता है। हमारे पास चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और मिडल वेयर वगैरह के लिए। अच्छा, इनमें ये चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट भी अच्छा है, कमांड भी अच्छा है, प्रॉक्सी भी फेमस है, फसाद भी फेमस है। अडेप्टर ठीक है, ये मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं होता। ऑब्जर्वर काफी फेमस है नोटिफिकेशन वगैरह के लिए ना, जिस तरह मतलब पब्लिक एक पब्लिशर होता है, एक सब्सक्राइबर होता है। स्ट्रेटजीज के लिए और बिल्डर के लिए और फैक्ट्री मेथड के लिए हम लोग ना यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर डिजाइन पैटर्न से हमारी ना चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। एक हमारे पास ना स्टैंडर्डाइज और रीयूजेबल हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अब हमारे पास आ गया कि कैन यू एक्सप्लेन दिस सिंगल पैटर्न एंड इट्स यूज केस। सिंगल पैटर्न क्या करता है कि हमारे पास इसके अंदर एक ही इंस्टेंस होती है। इट प्रोवाइड अ ग्लोबल एक्सेस पॉइंट टू दैट इंस्टेंस। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट वन है, क्लाइंट टू है, क्लाइंट थ्री है। तो हमारे अंदर क्या होता है कि ये सारे के सारे एक शेयर्ड एक इंस्टेंस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे जावा के अंदर इसका सूडो कोड लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सिंगलेटन की क्लास है। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसके अंदर हम लोगों ने एक ही उसका एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादातर ये यूज कर रहे होते हैं अपने डेटाबेस के कनेक्शंस बनाने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वगैरह के लिए, लॉगिंग वगैरह के लिए। ओवर यूज कैन इंट्रोड्यूस अ ग्लोबल स्टेट। क्या हम लोग अगर हम लोग ये ना ज्यादातर ग्लोबल स्टेट्स वगैरह के लिए यूज किया जा रहा होता है, थोड़ी मतलब ना प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ ना। व्हाट इज द ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न्स, हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट इट इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर आप इस तरह कर रहे होते हो। ऑब्जर्वर पैटर्न हमारे पास क्या होता है कि एक बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है जो क्या कहते हैं, वेयर वन ऑब्जेक्ट मेंटेन अ लिस्ट ऑफ डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑटोमेटिकली नोटिफाइज देम व्हेनेवर इट स्टेट चेंजेस। कि हमारे पास जिस तरह एक यूट्यूब के ऊपर किसी ने अपनी कोई वीडियो अपलोड की है तो सबको नोटिफिकेशन आ जाए कि यहाँ पर एक न्यू वीडियो अपलोड हुई है। तो ये सेम वही चीज है कि ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न में हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, बाकी सारे सबको नोटिफिकेशन जा रहा होता है। अब अगर हम लोग देखा जाए, अगर हमने सी शार्प वगैरह को देखा हुआ है तो सी शार्प वगैरह के अंदर ना हमारे जीयूआई के फ्रेमवर्क्स वगैरह के लिए या आपके मैसेजिंग सिस्टम्स वगैरह के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं, या स्टॉक ट्रेडिंग एप्स के लिए कि मतलब कैसे प्राइस चेंजेस हो रही है, सारे नोटिफिकेशन होती है ना, हम क्लाइंट्स के पास चले जाएं, तो ये उसके लिए थोड़ा यूज किया जा रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास फैक्ट्री मेथड की।
फैक्ट्री मेथड हमारे पास क्या होता है? फैक्ट्री मेथड हमारे पास एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है, जिसके अंदर हमें प्रोवाइड करते हैं, हम लोग एक क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को विदाउट एक्सपोजिंग द एग्जैक्ट क्रिएशन लॉजिक टू द क्लाइंट। हम एग्जैक्ट लॉजिक नहीं बता रहे होते इसके अंदर, हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं फैक्ट्री मेथड के थ्रू, और हम लोग ना एक ऑब्जेक्ट को सेंट्रलाइज वे के साथ इसके अंदर सेटअप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग इसके अंदर इंकैप्सुलेट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक को, एंड हाइड कर रहे होते हैं इंस्टेंटेनिएशन डिटेल्स को फ्रॉम द क्लाइंट से। तो ये इस तरह वर्क कर रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो कि हमारे हम लोगों ने नोटिफिकेशन की एक फैक्ट्री का एक अपनी एक बनाई हुई है, और हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंड करते हैं, वो चाहे अब नोटिफिकेशन ईमेल नोटिफिकेशन हो, एसएमएस नोटिफिकेशन हो, कुछ भी हो। यहाँ पे हमारे पास ना एक इंटरफेस होता है, हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं जब हम लोग को रन टाइम के ऊपर चीजों को ना चेंज करना हो, हम लोग ओवरऑल सारे सिस्टम को लेके चलना चाहते हो, तब हम लोग यूज कर रहे होते हैं। स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न इट्स अ वेरी आल्सो वेरी फेमस डिजाइन पैटर्न। ये क्या हमारे पास कहता है, ये कहता है, ये एक बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है, जो हम लोग को कहता है कि हम लोग एल्गोरिदम को बिहेवियर को रन टाइम के ऊपर चेंज कर रहे हैं। हम लोग मल्टीपल एल्गोरिदम्स ना बनाए, हम लोग इनसाइड अ सिंगल क्लास, ईच एल्गोरिदम इज डिफाइंड सेपरेटली एंड कैन बी स्वैप्ड डायनामिकली, encapsulate different algorithms into separate strategy classes, allows switching behavior at a runtime without modifying existing code। रन टाइम के ऊपर आप चीजें चेंज करवाएं इन पेमेंट सिस्टम, डिफरेंट पेमेंट मेथड लाइक ये सारे इंप्लीमेंट किया जा सके डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर, और दोनों को लेकर जा सके। अब इन दोनों में थोड़ी सी ना कंफ्यूजन आ रही है कि हमारे पास फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के अंदर स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न के अंदर क्या फर्क है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक फैक्ट्री जो है ना, उसका जो कोर पर्पस है, उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजी पैटर्न है वो क्या कर रहा है कि आपके रन टाइम बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम अपने आप को चेंज कर रहा है। हमारे पास ये थोड़ी क्रिएशनल टाइप के अंदर आ जाता है, और ये बिहेवियर टाइप के अंदर आ जाता है। इसके अंदर हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम लोग एल्गोरिदम और बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हैं, ये एग्जीक्यूट कर रहा होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बना रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ना इसकी एग्जांपल भी अगर हमें मिल जाए तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। लाइक हमारे पास ना डिफरेंट व्हीकल्स है, कार है, बाइक है, ट्रक है। हम लोग इस तरह नहीं लिखते कि व्हीकल इज इक्वल टू कार, तो भाई कार वाला फंक्शन चला दो। व्हीकल इक्वल टू बाइक है तो बाइक वाला फंक्शन चला दो। हम लोग लिख रहे होते हैं कि ये व्हीकल फैक्ट्री डॉट क्रिएट कर दो, फैक्ट्री तुम क्रिएट कर दो, किसको क्रिएट कर दो? इस व्हीकल को। तो बैकएंड में थोड़ा इस तरह का चल रहा होता है। और मतलब इसका कोड भी वगैरह भी लिखा हुआ है। और स्ट्रैटेजी के अंदर क्या हो रहा होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसके अंदर यूजर जो है ना वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पेपाल के थ्रू, स्टैप के साथ के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब क्लाइंट चूज करता है वन स्ट्रेटेजी, तो पेमेंट डॉट पे 1000 करता है हमारे पास ना। हमें यहाँ पे एक पाइथन की एक एग्जांपल दी हुई है कि हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक फंक्शन बना देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा मेथड होता है ना, उसके अंदर हम लोगों का एज सच आपके फंक्शन का ना कोड नहीं होता। ठीक है, आप उसको मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आपके नीचे उसके ऊपर बैकएंड में कोई क्लास होगी, वही रन कर रही होगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पे का फंक्शन बनाया, बाद में ये डिफरेंट क्लासेस जो हमारे पास ना ये इस पेमेंट स्ट्रैटेजी की अपनी क्लास को यूज कर रही है ना, इन सब ने इसको यूज किया है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, हम लोग इसके अंदर ना अपना डिफाइन कर रहे हैं बार 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 ना पे के मेथड को। यहाँ पे हम लोग कोड लिख रहे हैं, यहाँ पे कोड नहीं है, हम लोग बस फंक्शन को ऐसा डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सारी इस तरह की चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है कि हमारे पास ना व्हाट इज रोल ऑफ इंटरफेसेस इन लो लेवल डिजाइन। लो लेवल डिजाइन के अंदर ना हमारे पास और चीजें क्या क्या आ जाती हैं। लो लेवल डिजाइन के अंदर हमारे पास और चीजें आ जाती हैं कि हम लोग जो है, हम लोग एलएलडी के अंदर चीज कर रहे होते हैं कि हम लोग इंटरफेसेस को यूज करें ताकि हमारी एक्सटेनेबिलिटी को और मल्टीपल हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। और सेकेंड नंबर के ऊपर हम लोग सपोर्ट करते हैं डिपेंडेंसी को, इन्वर्जन को, ताकि हमारी जो यूनिट टेस्टिंग है वो ज्यादा इजी और इजी हो सके। A notification interface can have different implementation such as email notification, SMS notification, push notification without changing the client code। हम चेंज करना चाह रहे हैं नोटिफिकेशन की टाइप को। पहले हम लोग थे पुराने दौर में, हमने कहा था कि हम लोग अपने नोटिफिकेशन शेयर कर रहे होंगे थ्रू ईमेल्स। देन हमारे पास सिम्स वाला काम थोड़ा ज्यादा आसान हो गया, तो हमने कहा सिम्स के थ्रू कर रहे होंगे। अब हम करना चाह रहे हैं कि आप हमारे पुश नोटिफिकेशन कर रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं हमारा कोड चेंज ना हो, तो उसके लिए हमारे पास इंटरफेसेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
हम थोड़ा सा और इंटरफेसेस को देख लेते हैं, इंटरफेसेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, वरना इसको देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। इंटरफेसेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? ठीक है, इंटरफेसेस ये ज्यादातर कॉन्सेप्ट ना जावा के अंदर बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। जावा के अंदर मतलब ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा यूज की जा रही होती है, पाइथन में इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? ये एक पार्शियल इंप्लीमेंटेड बेस क्लास होती है जिसके अंदर आपका शेयर्ड स्टेट और बिहेवियर होता है, नॉट इट। आपका एक शेयर्ड बिहेवियर होता है, शेयर्ड आपकी स्टेट चेंज हो रही है, शेयर्ड कोड है। लेकिन इसके अंदर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप कहते हो व्हाट अ क्लास मस्ट डू, आप सिर्फ फंक्शंस लिख देते हो, ये नहीं लिखते हो उन फंक्शंस के अंदर आगे होगा क्या। और जो जो क्लास उस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर रही है वो सेम फंक्शंस बना सकती है, उसको अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो इसके अंदर हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल सकते हो, इसके अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल सकते हो, इसके अंदर इनहेरिटेंस कर सकते हो, इसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हो। तो ये थोड़ी चीजें इस तरह वर्कआउट कर रही होती हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज इक्वल टू एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय डेवलपर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, लेकिन इंटरफेस क्या है कि ड्राइवेबल है। ड्राइवेबल मतलब एनीथिंग दैट कैन बी ड्रिवन इम्प्लीमेंट द सेम कैपेबिलिटी, मतलब सेम कैपेबिलिटी के तौर पे ना हम उसको रन कर पा रहे हैं, कार बस ट्रैक्टर के तौर पे ना। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमारा कॉमन डेटा एंड बिहेवियर है, मतलब अगर एम्प्लॉय है, डेवलपर भी मैनेजर भी दोनों ही एम्प्लॉय के लाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, हम लोग इसको सिर्फ लिख रहे हैं अगर तुम ड्राइवेबल हो तो तुम्हें ड्राइव करना आना चाहिए, जस्ट ये चीज है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम इन द डिजाइन ऑफ sorting सिस्टम फॉर अ लार्ज डेटा सेट। कि आपने क्या करना है, आपने बताना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कौन से करते हैं, आपके एल्गोरिदम आपको कौन सा यूज करना चाहिए अगर हम लोग sorting कर रहे हो बहुत बड़े डेटा सेट। तो द चॉइस ऑफ sorting एल्गोरिदम फॉर लार्जर डेटा सेट डिपेंड ऑन सिस्टम constraints। भाई सबसे पहले आपने देखना है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि सिस्टम की कॉन्स्टेंट्स, डेटा साइज क्या है, मेमोरी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है, एवरी एंड ईच थिंग। और उसके बाद हम लोग अब देख रहे होते हैं कि यार उसकी टाइम एफिशिएंसी किस तरह बन रही है, उसकी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर हम लोग डिपेंड ऑन डेटा साइंस, डिस्ट्रीब्यूशन, मेमोरी कंस्ट्रेंट्स और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेट्स के थ्रू इस चीज को लेके चल रहे होते हैं। इसके अंदर हम लोग स्टेबिलिटी को, पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को, इन सबको लेके चल रहे होते हैं। और अगर बहुत बड़ा डेटा सेट है और वो मेमोरी के अंदर फिट नहीं आ रहा, तो हम लोग उसको एक्सटर्नल मर्ज हम लोग यूज कर सकते हैं। वाइल इन मेमोरी सिस्टम ऑफर प्रेफर हम लोग कर रहे होते हैं मर्ज सॉर्ट को या क्विक सॉर्ट को, डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस नीड। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी इस चीज को चेंज कर रहे होते हैं। अब उसने कहा कि आपके कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एल्गोरिथम पे डिपेंड, हम जिसके थ्रू अपने एल्गोरिथम को देख रहे होते हैं। पहला हमारे पास क्या था, डेटा साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दूसरा क्या है कि यार हमें किस लेवल का डेटा बनाना है, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। हम थोड़ा सा स्कोर देख लेते हैं कि यार ये चीजें किस तरह वर्कआउट करती हैं। ओके, तो अब इसके अंदर क्या है, पहले से बताया डेटा साइज, डेटा की लोकेशन कहाँ पे है, मेमोरी के अंदर डेटा पड़ा है, हार्ड डिस्क में पड़ा है डेटा, एसएसडी में पड़ा है, जो भी कहाँ पे डेटा पड़ा है। मेमोरी की कंस्ट्रेंट्स क्या है, रैम कितनी है हमारे पास। हम लोग अगर हमारे पास रैम अवेलेबल है तो हम लोग मर्ज सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी काफी स्टेबल परफॉर्मेंस होती है। और अगर मेमोरी लिमिटेड है तो हम लोग हीप सॉर्ट और क्विक सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर थोड़ी कम एडिशनल मेमोरी चाहिए होती है। लेकिन हमारे पास अगर रैम अवेलेबल है तो हम लोग प्रेफर करते हैं, हम लोग मर्ज सॉर्ट को लेके चल रहे हैं। डेटा लोकेशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमारे पास सबसे पहली चीज आ जाती है कि भाई हमारा डेटा साइज क्या है, मेमोरी क्या है, मेमोरी कहाँ है, वेयर, लोकेशन क्या है उसकी, डेटा कितना है। अगर डेटा ऑलरेडी मतलब सॉर्टेड हुआ हुआ है तो हम कहते हैं भाई इंसर्शन सॉर्ट कर लो, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर डुप्लीकेटेड वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज है तो क्या करो,
क्विक सॉर्ट करो। ठीक है, लाइक अगर रैम अवेलेबल है इसके अंदर भी ना, मतलब इसके अंदर भी अगर रैम अवेलेबल है तो इसकी तरफ जाओ। रैम अवेलेबल है तो भाई तुम कर सकते हो अपनी मर्ज सॉर्ट। अगर रैम नहीं है तो क्या करो, तो जाओ किसके ऊपर, अपनी क्विक सॉर्ट पर। तो ये ऐसे वर्कआउट कर रहा होता है। स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वगैरह इन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हम थोड़ा आगे देखते हैं आगे क्या है। तो हमारे पास इन अ लो लेवल डिजाइन हाउ डू यू हैंडल वर्जनिंग एंड बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इन इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। अच्छा, तो हमारे पास वर्जनिंग होता है कि हम लोग ना अपने जिस तरह अपने कोड के अंदर किसी के प्रोडक्ट में चेंजेस कर रहे हैं, हम उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्जन में चेंज करते रहते हैं ताकि हमारा जो प्रीवियस स्टेट है वो भी स्टोर रहे, और नया वाली जो चीज है ना हम लोग उसको सिक्योरली इंप्लीमेंट कर दें, और अगर कोई चीज खराब हो भी जाती है तो हम लोग बैकवर्ड मूव कर सकें। तो ये कह रहा है कि आपका जो सिस्टम है ना, अगर आपका इजीली सिस्टम ना ब्रेक नहीं होता अगर आप पहले से उसको सेफ्टी का ध्यान उसका रख रहे हो। इसके अंदर ना हमारे पास ना एक होता है कि सिस्टम सिक्योर सॉफ्टवेयर जो डिजाइन है ना, उसके कोर्स में ना मोस्टली आपको पढ़ाया जाता है कि आपका कोई भी जो सिस्टम हो ना, उसके बैकअप के ऊपर कोई सर्वर, कोई नई सर्विस कुछ ऐसा मौजूद हो जिससे यूजर जो है ना वो मुस्तफीद हो सके। आप ऐसा ना हो कि आपका एक सर्विस बंद हो गई है तो आपका सारा का सारा सर्वर डाउन हो जाए, आपका आगे कोई सिस्टम चले ही ना। तो इधर भी वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एपीआई वर्जनिंग को यूज कर रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहा है वो, इट इन्वॉल्व स्ट्रक्चर एपीआई इवैल्यूएशन। आप डेटाबेस पे चेंजेस कर रहे हैं और केयरफुल आप उसको रोल आउट स्ट्रेटजीज को यूज कर सकें। आप एपीआई वर्जनिंग को यूज कर सकें, आप एक कंट्रोल डेटाबेस बनाएं, एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी रखें ताकि अगर आपकी कोई भी डेप्रिसिएशन हो जाती है, नोड के वर्जन बहुत जल्दी चेंज हो रहे होते हैं, पाइथन के वर्जन बहुत तेजी से चेंज हो रहे होते हैं। अब ये जो लैंगचेन वगैरह एजेंटिक एआई है इसके वर्जन बहुत तेजी से चेंज हो रहे होते हैं। आपने इसको कैसे मैनेज करना है, तो हमारे पास इधर उसने बताया हुआ है कि रेस्ट बेस्ड सर्विस इज केप्ट एक्टिव वाइल हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं न्यू फील्ड्स को इंश्योरिंग कर रहे होते हैं। ओल्डर क्लाइंट्स कंटिन्यू वर्किंग विदाउट डिसरप्शन ड्यूरिंग माइग्रेशन। माइग्रेशन के दौरान में आपके मसले मसाइल ना है, आप पहले से ही अपने जो एपीआई का वर्जन 1 है, एपीआई का वर्जन 2 है, आप पहले से ही पुराने वर्जन का डेटे को आपको स्टोर करने का कह दिया जाता है। और ना मतलब ये जो लैंग चेन वगैरह होता है समटाइम ना कुछ लोगों की फ्रेमवर्क ना बहुत तेजी से चेंज हो रहे होते हैं, स्पेशली अगर हम एजेंटिक की एक बात की जाए ना, ये लैंग चेन वगैरह ना बहुत तेजी से चेंज हो रहे होते हैं। तो अभी रैक का सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ये बैकएंड के ऊपर क्या करता है, जो कंपनीज होती है ज्यादातर ना अपने खुद की पाइपलाइन बनाती है, इंस्टेड ये किसी फ्रेमवर्क को यूज कर रही हो। रीजन ये होती है कि वो बहुत तेजी से चेंजेस हो रही होती है, यहाँ पे तो आप उसको ट्रैक करो, यहाँ पे फिर आपको सेव करो, उसको रखो ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको बैक ट्रैक कर सको, उसको रिकवर कर सको। बट अगर नहीं होता तो बहुत मसला होता है, तो ये भी ज्यादातर ना फिर पाइथन की अपनी खुद की पाइपलाइन बनाती है ताकि ये उसके थ्रू मूव किया जा सके। How you design a secure authentication and authorization system in a distributed application। एक एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, उसमें ये सारी चीजें किस तरह वर्कआउट कर रही होती है। तो हमारे पास सिक्योर ऑथेंटिकेशन और सिक्योर अपना सिस्टम जो सा होता है ना, इसमें हम लोग यूजर की आइडेंटिटी को भी चेक कर रहे होते हैं और हम लोग असेस मॉडिफायर्स को, मतलब किसको कौन से असेस देनी है, कौन से सोर्स की असेस किसको होगी, एडमिन को कितनी असेस होएगी, एम्प्लॉयर की कितनी एक्सेस होएगी, यूजर को कितनी असेस होएगी। तो हम लोगों ने उसको कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए ये कह रहा है कि आप यूजर की ऑथेंटिकेशन के लिए लाइक ओथ, जेडब्ल्यूटी, एमएफए को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं। ऑथेंटिकेशन की डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, जेडब्ल्यूटी का आपका एक टोकन होता है, एमएफए भी हमारे पास ये होता है कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दो, पासवर्ड की हैशिंग की जा सकती है, आप इससे ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो यार ये जो बंदा आ रहा है ये आपका असल यूजर है ये नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर ऑथराइजेशन क्या होता है कि आप ना मतलब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल करें, आरबीएससी होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, आप उसके साथ एक सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी प्रोवाइड करें, ना कि आप वैसे सिस्टम को ब्रेच आउट कर रहे हो। अगला है कि व्हाई इज मॉड्यूलर डिजाइन इंपॉर्टेंट इन लो लेवल डिजाइन। मॉड्यूलर डिजाइन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो फायदा है ना वो ये है कि आपकी ना मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और डेवलपमेंट को बहुत इजी बना देता है। ये मेजर रीजन है कि हम लोग इसको अपना जो है ना वो सिस्टम को अपना मॉड्यूलर बनाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज लो लेवल डिजाइन इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? एलएलडी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एलएलडी जो सा होता है ना, यही कन्वर्ट कर रहा होता है हमारे हाई लेवल आर्किटेक्चर को। यही उसकी डिटेल होती है, यही उसका इम्प्लीमेंटेशन रेडी सिस्टम होता है। तो अगर हमारे पास ये होगा तो हम लोग एक ज्यादा मेंटेनेबल, रीयूजेबल और ज्यादा स्केलेबल सिस्टम बना पाएंगे, प्रॉपर क्लास वगैरह को सेट करके और मॉड्यूलर डिजाइन के साथ। और जिससे हमारे डेवलपमेंट के जो एरर है वो बहुत ज्यादा कम आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिजाइन पैटर्न्स को यूज कर रहे होंगे, ऑलरेडी हम लोग एक स्ट्रक्चर वे के थ्रू मूव कर रहे होंगे। हमारी एपीआई खराब हो जाती है, हमारे वर्क फ्लो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो हम लोग ऑलरेडी उसके ऊपर पहले से हम लोगों का एक प्लान होएगा, तो हम लोग इजिली उसको हैंडल आउट कर पाएंगे। अगला है कि विच डेटा स्ट्रक्चर आर कॉमनली यूज इन लो लेवल डिजाइन? भाई लो लेवल डिजाइन जो ये हम लोग कोड लिख रहे हैं, क्लासेस लिख रहे हैं, इनके अंदर हम लोग कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज कर रहे होते हैं? तो डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग कौन कौन से यूज कर रहे होते हैं इन लो लेवल डिजाइन? डेटा स्ट्रक्चर्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन हम लोग को डेटा किस तरह का चाहिए। मतलब अगर हमारे पास हम लोग को ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं एरेस को, लिंक लिस्ट को, स्टैक को, क्यूज को, मतलब हमारे जो ब्राउजर का सिस्टम चल रहा है, हमारी डिस्क के अंदर किस तरह चीजें चल रही है, कंप्यूटेशन किस तरह वर्कआउट कर रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह वर्कआउट कर रहा है, तो वो ज्यादातर लिंक लिस्ट, क्यूज, स्टैक्स वगैरह को, ग्राफ्स वगैरह को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी चॉइस के, हम लोग को कितनी जल्दी कितनी स्पीड से कोई चीज चाहिए। हम इंसर्शन डिलीशन हमारे ऑपरेशन हम लोग किस तरह के चाह रहे हैं, हम लोग ऑर्डरिंग और स्केलेबिलिटी को किस तरह उसको लेके चल रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। लाइक अ मैसेजिंग एप्लीकेशन में यूज क्यू फॉर मैसेजिंग प्रोसेसिंग, हैश मैप फॉर क्विक यूजर लुकअप। मतलब एक ही एप्लीकेशन है, ठीक है, एक ही हम लोग ये एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग क्यू को यूज कर रहे हैं अपने मैसेजेस को प्रोसेस करने के लिए, कि तरतीब से मैसेजेस आ रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सीन हो रहा हो। हैश मैप को हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग को बहुत जल्दी यूजर का लुकअप मिल सके। लाइक मुझे व्हाट्सएप के ऊपर शुमाइला खातून सर्च करना है, तो मुझे शुमाइला खातून बहुत जल्दी से मिल सके, वो हैश मैप के थ्रू हो सकता है। अब शमाइला खातून को जब मैं मैसेज की प्रोसेसिंग चाह रही हूँ, उसके अंदर हम लोग क्यू को यूज करते हैं, एक तरतीब से चीजें हैं। हम लोग ग्राफ को यूज कर सकते हैं सोशल कनेक्शन के लिए। लेट्स सोच के ये जो हमारा प्लेटफॉर्म था ये था इंस्टाग्राम। अब जो शमैला यकूब जो भी थी हमारे पास खातून, उन्होंने जितने कनेक्शन बनाए हुए थे हम लोग को वो भी साथ में शो हो रहे हो। तो ये सारी चीजें मतलब मल्टीपल आप डेटा स्ट्रक्चर्स को एक सेम एप्लीकेशन को बनाते हुए यूज कर रहे होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनैलिटी जो आपको फंक्शनैलिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिजाइन प्रिंसिपल्स टू कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस? अब आपने डिजाइन प्रिंसिपल्स कौन कौन से डिजाइन प्रिंसिपल का ध्यान रखना चाहिए जो आप डेटाबेस वगैरह को ना मतलब बना रहे हो? ठीक है। पहले इसके अंदर हमारे पास क्या चीज है, अच्छा ये ठीक ही लगता है, वाओ, मुझे नहीं पता था, कूल। अच्छा, डेटा डिजाइन फोकस हमारा क्या कर रहा होता है, डेटा की एफिशिएंसी पे, तो हमारा कितना डेटा कंसिस्टेंट रहता है, स्केलेबल रहता है, इजी टू मैनेज हो सकता है। तो एक वेल डिफाइंड जो सिस्टम होता है उसके अंदर हम लोग क्यूरी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, हम लोग नॉर्मलाइजेशन का ध्यान रख रहे होते हैं, हम लोग रिलेशनशिप्स को देख रहे होते हैं, इंडेक्सिंग सही हुई है, डेटाबेस इंडेक्सिंग ठीक है, हमारे पास स्केलेबिलिटी सिक्योरिटी किस तरह वर्कआउट कर रही है, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। आगे हमारे पास आ जाता है कि हम लोग ऊप्स ओओडी क्या होता है और इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की मैं बात कर रही हूँ। ये ज्यादा डिजाइन अप्रोच है कि आपके ऑब्जेक्ट किस तरह हो, क्लासेस किस तरह होंगे, आपस में इंटरेक्शन किस तरह हो। ये ज्यादा अच्छे तरीके से आप इसके अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कौन सी है ना, क्लासेस को ऑब्जेक्ट्स को आप ज्यादा क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी से देख सकते हो। आप कोड यूजेबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को, इजी मेंटेनेंस को किस तरह इनकैप्सुलेशन वगैरह के मेथड के साथ यूटिलाइज कर सकते हो। हम लोग ओओडी को देख भी लेते हैं। अच्छा, ओओडी क्या होता है? ओओडी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग की टेक्निक है जो क्या करती है, सॉल्व करती है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को बाय बिल्डिंग अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास हम लोग इसके अंदर क्या है, इट मेक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो हमारे चार पिलर्स से उठते हैं, जिसको हम लोगों ने लास्ट से लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, ये उसको रियल वर्ल्ड एंटिटीज के अंदर हम लोग उसको किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका इंटरेक्शन किस तरह होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। अब मशीन, सबसे पहले मशीन की लैंग्वेज आती है, उसके बाद हमारे पास जो है वो अपनी असेंबली लैंग्वेजेस आ जाती हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, इंकैप्सुलेशन क्या होती है, कि आपके क्लास हो सेपरेट, मेथड सेपरेट हो, वेरिएबल सेपरेट हो, आप इस तरह को। एब्स्ट्रैक्शन क्या था, कि आपने इनपुट रखी है ये और ये इनपुट आई, इनपुट हुआ ये आपकी आउटपुट आ रही हो, आपकी सारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो हाइडेड हो। ठीक है।
इनहेरिटेंस के हम लोगों ने पढ़ा था, मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती है, रेडिकल इनहेरिटेंस होती है, ये इस तरह वर्कआउट कर रही होती है, सारे हमारे पास ओ ओ डी के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? ये एक डिजाइन टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि डिपेंडेंसी जो सी हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास को फ्रॉम द आउटसाइड इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रिएटेड इंटरनली। हम एक क्लास को अंदर ना बनाएं, हम उसको बाहर ही रखें। हम इसको ना थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? हम इसको कहते हैं कि यार हमें कोई अच्छे से एग्जाम्पल दो। गिव मी अ गुड एग्जाम्पल। अच्छा, हम लोग ये नहीं कहते कि आई क्रिएट माई ओन डिपेंडेंसी, हम कहते हैं कि गिव मी डिपेंडेंसी आई नीड। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सादा एक सिस्टम था, ईमेल सर्विसेज थी, ठीक है? हमारे पास ईमेल सर्विसेज थी, ईमेल सर्विसेज की क्लास थी, नोटिफिकेशन सर्विसेज की क्लास थी, सेंड का एक फंक्शन था, ठीक है? अब इसके अंदर नोटिफाई का एक फंक्शन था। अब जनाब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है? यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि जो सर्विसेज वाले भाई हैं, ठीक है, ये नोटिफिकेशन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। और जब भी नोटिफिकेशन सर्विसेज को यूज करते हैं ना, ये हर दफा अपना क्या करते हैं, ये अपनी ईमेल सर्विसेज की ना क्लास बनाते हैं। ये उसके थ्रू कर रहे होते हैं, ये उसको बना रहे हैं, हर एक के अंदर डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। अब इसके अंदर क्या हमारे पास मसला क्या आ सकता है? मसला क्या आ सकता है कि हमारे पास, अगर हम लोग चेंज कर दें, इफ यू वांट टू सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन सर्विसेज यूज कर रहे थे, हम लोग ईमेल सर्विसेज की बजाय हमें व्हाट्सएप मैसेजेस यूज करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाई करना पड़े नोटिफिकेशन सर्विसेज, हम लोग को सारे सिस्टम को ना करना पड़े। तो हम लोग उसको लूजली कवर्ड इस तरह कर सकते हैं, लूजली कवर्ड हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे ईमेल सर्विसेज की सेपरेट क्लास बनाई, एसएमएस की सर्विसेज की भी क्लास बनाई, हमने यहाँ पे मैसेज सर्विसेज का एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, जिसके अंदर हम लोगों ने सेंड का फंक्शन रख दिया, और हमने कहा कि यार दोनों जो है ना, ऊपर से ये दोनों दोनों यूज करो एक अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को, जो कौन सा है, मैसेज सर्विसेज का। दोनों मैसेज सर्विसेज के एक अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को यूज कर रहे हैं। लेकिन ईमेल सर्विसेज भी आ रही है हमारे पास, एसएमएस की सर्विसेज भी आ रही है। और नोटिफिकेशन सर्विसेज जो सी है ना, ये डिपेंड करती है कि भाई आपने अब क्या यूज करना है, मैसेज की सर्विसेज यूज करनी है या आपने कौन सी सर्विसेज यूज करनी है। तो यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी हुई है कि ईमेल इज इक्वल टू ईमेल सर्विस हम लोग करते हैं, सर्विस इज इक्वल टू नोटिफिकेशन सर्विसेज करते हैं। हम लोगों ने इसका एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना दिया, देन उस सर्विस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग इसको पास कर रहे हैं, इंस्टेड कि हम एक क्लास के अंदर ही क्लास बना रहे हो। अब हम पहले एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका चैप्टर खत्म करते हैं, उसके बाद उसको यूज करने हैं अपने दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये इस तरह वर्कआउट कर रहा है। आ मिनट। अच्छा, ओके। हमारे पास ना अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है यूएमएल डायग्राम्स का इन सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर। यूएमएल डायग्राम्स क्या होती हैं? ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिटेल डिस्कशन की थी। क्लास डायग्राम्स क्या होती हैं, सीक्वेंस डायग्राम्स क्या होती हैं, यूज केस डायग्राम्स क्या होती हैं, एक्टिविटी डायग्राम्स क्या होती हैं, स्टेट डायग्राम्स क्या होती हैं। बेसिकली दिस इज द कंप्लीट सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर कोर्स, जिसके अंदर हम लोग इन चीजों को देख रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो हमारे पास ना दो मेजर डायग्राम्स होती है, टाइप्स। एक होती है स्ट्रक्चरल डायग्राम, जो डिपेंड कर रही है कि आप आपका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। एक होता है बिहेवियरल डायग्राम्स के, यार एक चीज ट्रिगर होती है, तो आपका सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन किस तरह कर रहा होता है। तो हमारे पास बिहेवियरल क्लास के अंदर हमारे पास आ जाती हैं यूज केस डायग्राम्स, आ जाती हैं एक्टिविटी डायग्राम्स, आ जाती हैं स्टेट डायग्राम्स, आ जाती हैं। इसके अंदर हम लोग ज्यादातर देख रहे होते हैं कि इंटरेक्शन किस तरह का है, सीक्वेंस क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, टाइमिंग किस तरह की है। और स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, तो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या देख रहे होते हैं? हम लोग देख रहे होते हैं यार इम्प्लीमेंटेशन
लेवल के ऊपर चीजें किस तरह वर्कआउट कर रही हैं। पैकेज क्लास के अंदर हम लोगों ने एक बड़े सारे सिस्टम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके किस तरह पैकेजेस को स्टोर किया हुआ है। हम लोग जो है डिप्लॉयमेंट किस तरह कर रहे हैं, हम लोग कंपोनेंट्स के साथ किस तरह प्ले कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स किस तरह बना रहे हैं, उनको जोड़ कैसे रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब नेक्स्ट कोर्स मैथ्स वगैरह आ जाते हैं। कोर्स मैथ्स, अब कोर्स मैथ्स इज अ वेरी मजे की थिंग। हम लोग जो सिस्टम डिजाइन का कोर्स पढ़ रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ सिस्टम डिजाइन कोर्स, आई वुड से दिस इज अ कोर्स, दिस इज अ कोर्स ऑफ oops, दिस इज अ कोर्स ऑफ डेटाबेस, दिस इज अ कोर्स ऑफ data structures, this is a course of software design and architecture, this is a course of secure software design, this is a course of software engineering। like मैंने आई थिंक 8 से 10 कोर्सेस इसके अंदर जितने मतलब मैंने पढ़े थे ना अभी यूनिवर्सिटी टाइमिंग के अंदर, मुझे लग रहा है इसके अंदर ये सारी चीजें कवर आउट हो रही है ऑलमोस्ट। लाइक ये वाले जो क्वेश्चन है सारी चीजें कवर आउट कर रही है। अब कोर्स मैथ्स के ऊपर ही हमारा पूरे का पूरा एक कोर्स था सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का। कोर्स मैथ्स क्या होती है? कोर्स मैथ्स ये होती है कि कोई भी आपका कोई डिजाइन है, कोई भी आपकी कोई इम्प्लीमेंटेशन है जो सॉफ्टवेयर का आपने कोड लिखा है, उसके अंदर कौन कौन से बग्स आ रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी मेंटेनेबिलिटी के अंदर, उसको ज्यादा एक्सटेंड करने के अंदर, या उसको नए डेवलपर्स को इंटरप्रेट करने में क्या क्या मसले आ रहे हैं। तो हमारे पास आ जाती है कि हमने एक ही बड़ा सारा मेथड बनाया हुआ, उसके अंदर सब कुछ डाला हुआ है, हमने उस मेथड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, या हम लोग का कोड बहुत ज्यादा डुप्लीकेटेड है, हम लोगों ने एक फंक्शन बना के उस फंक्शन को बार बार यूटिलाइज नहीं किया, इंस्टेड हम लोग हर जगह पे वो सेम कोड बार बार यूज कर रहे हैं, या हमारी क्लास बहुत ज्यादा लार्ज है, लार्ज क्लासेस हैं, एक क्लास है उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है कि आपकी एक क्लास उनसे है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही हो, वो चीज नहीं है। टाइट कपलिंग है, एक चीज दूसरी चीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। हम लोगों ने डिफरेंट एल्गोरिदम से, जैसे फैक्ट्री का था, स्ट्रेटेजी पैटर्न था, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, बहुत एक्सेसिव है कंडीशन स्टेटस में। यहाँ हम लोगों की ना एक बोर्ड क्लास है, बोर्ड क्लास का मतलब होता है कि यार एक ही क्लास बनाई हुई है, आपने एक सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हो, आपने एक ही क्लास बनाई है, पूरा सिस्टम एक ही क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ उसके अंदर आपने ऊप को यूज किया, बट वो एक स्ट्रेटेजिक ऊप नहीं है, उसके ऊपर आपकी ना मेंटेनेबिलिटी है, ना एफिशिएंसी है, ना उसकी कोई स्टेबिलिटी है, उसको प्रोसेस होने में बहुत सारा टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। इन सबको हम लोग सॉल्व करने के लिए ना हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं अपने सॉलिड प्रिंसिपल्स। ये जो सॉलिड प्रिंसिपल लिखे हुए हैं ना, ये हम लोग नेक्स्ट इसको मजीद देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाइम कंप्लीट हो गया, सो दैट्स ऑल।